हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मॉडल प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर सेकंड सेशन यहाँ पर आप सभी के लिए है डीआरडीओ एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर रीजनिंग, उसके बाद जनरल अवेयरनेस और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। कोई भी आप क्वेश्चन है उसको आप स्किप मत करिए, एटलीस्ट आप उसे प्रैक्टिस करिए। आपको कितना भी क्वेश्चन अच्छे से आ रहा हो, प्रैक्टिस आप करते रहिए, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से और है कि सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा जो ग्रुप आपके लिए है, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जा करके उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। इसमें देखिए कई तरह की श्रृंखला बनती है, जैसे रिपीटेटिव, अल्टरनेट, साइक्लिक, अलग अलग टाइप के हम आपको अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे सीधे ऑप्शन को रख करके देखते जाएंगे। उसमें अगर आप पहले वाले ऑप्शन को देखेंगे यहाँ पर, तो ए बी बी ए एन बी बी ए बी एन, यानी ये कोई अल्टरनेट ना ही आपका ये कंसेक्यूटिव या सीक्वेंस वाला कोई श्रृंखला बन पा रहा है, ठीक है। सेकंड वाला रख के देखते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला ये ऑप्शन है, ए के बाद हो जाएगा बी यहाँ पर, आफ्टर दैट यहाँ पे एन हो गया, यहाँ पे बी, यहाँ पर बी वापस से, फिर यहाँ पर एन हो गया और यहाँ पर एन हो गया, सॉरी यहाँ पर ए और यहाँ पर एन। अब यहाँ पर चेक करो आप लोग, ए बी बी एन, फिर वापस से ए बी बी एन, फिर वापस से ए बी बी एन, फिर वापस से ए बी बी एन। इस तरह से ये श्रृंखला हमारी बन रही है। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 3, 4, 7, 11, 18, 29। यहाँ पर देखिए ना तो मल्टीप्लाइड, ना ही डिवीजन, ना ही यहाँ पर कोई स्क्वायर रूट। आपको देखिए हर तरह से सोचना होता है, तब जाकर के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपके माइंड में सभी जितने भी उसमें टाइप्स हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, जो भी उसमें चीज़ें अप्लाइड हो सकती हैं, सभी आपको बिल्कुल अंडरस्टूड होना चाहिए पहले से। तो हम यहाँ पर एडिशन को लेकर के चलते, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग सीरीज है, बढ़ती हुई श्रृंखला है ना। 3 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 18, फिर 29। अब आप यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है सभी में, 1 का, 3, 4, 7 और यहाँ पे आपका हो गया 11 का डिफरेंस। यहाँ पर देखेंगे आप, कोई भी इसमें सीक्वेंस या कोई भी इसमें ऑर्डर या कोई भी इसमें श्रृंखला नहीं मिल पा रही है। कुछ और सोचते हैं, जैसे देखो आप 3 + 4 करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, 4 + 7 करेंगे तो 11 मिलेगा, 7 + 11 करेंगे तो 18 मिलेगा, 11 + 18 करेंगे तो 29 मिलेगा। यानी जो भी श्रृंखला का अगला अक्षर मिल रहा है वो पीछे के 2 को जोड़ने के बाद मिल रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा, तो आप 18 में 29 जोड़ दीजिए, 9, 8, 17, 2, 1, 3 और 1, 4, 47। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के 5 वर्ड दिए गए हैं, एक वर्ड यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक है। तो आप यहाँ पर ऐसे देखिए, इसका पहला और इसका पहला अल्फ़ाबेट, इसमें +2 का डिफरेंस है। इसका पहला यहाँ पर भी +2 का डिफरेंस है। सी के बाद डी और फिर ई आएगा। फिर यहाँ पर देखिए ई में +2 ऐड करेंगे तो एफ जी, यहाँ पर जी हो गया। सिमिलरली आगे देखिए, आगे भी अगर आप देखेंगे तो जी में फिर +2 ऐड करेंगे तो आपको आई मिल जाएगा, फिर +2 ऐड करेंगे तो के मिल जाएगा। यानी श्रृंखला हमारी कंप्लीट हो रही है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर जी में 2 ऐड करेंगे तो आई मिलेगा, फिर आई में 2 ऐड करेंगे तो के मिलेगा, सॉरी आई है यहाँ पर, फिर के में 2 ऐड करेंगे तो एल एम, यानी एम मिल गया। यहाँ पर आगे आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अब ऑप्शन देखिए यहाँ पर हमारे पास टाइम कम होता है एग्जाम में, हमें पूरा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन मिल जाना चाहिए सही। तो अगर यहाँ पे जी एम की तरह कोई और भी अगर ऑप्शन होता तो फिर हमें आगे भी चेक करना पड़ता है। यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है जो कि जी के बाद एम मिला हमें यहाँ पर। तो इस तरह हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 975, 864, 753, 642 और आगे बताना आगे क्या आएगा। आप यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए सभी का, 111, 111, 111, 111 और सभी में 111 माइनस करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे इसमें 111 माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, फिर इसमें 111 माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इसी तरह से हमें इसको प्राप्त करने के लिए 642 में से 111 को माइनस करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 1, 3,
और यहाँ पर 531। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। आगे देखिए आप, 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की आयु अशोक से तिगुनी थी, 5 वर्ष बाद वह अशोक से आयु में दोगुनी बड़ी होगी। आज अशोक की आयु क्या है? मान लीजिए 5 वर्ष पहले अशोक की जो आयु है वह यक्स है, 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है, और उसकी माँ की जो आयु है वो 3 यक्स हो जाएगी, क्योंकि तिगुनी है 5 वर्ष पहले। फिर 5 वर्ष बाद यानी ओवरऑल कितना हो गया? इस समय से 10 साल आगे हो गया। ये ऑलरेडी 5 साल पीछे, 5 साल फिर आप और आगे आगे वर्तमान से, तो इसमें आप 10 ऐड कर दीजिए। अब कंडीशन क्या बन रही है? अब कंडीशन ये बन रही है कि 5 वर्ष बाद वह अशोक से आयु में दोगुनी हो बड़ी होगी, यानी ये जो है अशोक की माँ की आयु हो गई 5 वर्ष के बाद, और ये जो होगी अशोक की जो आयु होगी 5 वर्ष के बाद उसकी दोगुनी के बराबर होगी। तो यहाँ हमने दोगुना कर लिया और इसको बराबर कर लिया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 20, यहाँ पे 3x हो गया प्लस 10। इसको आप इधर लेके आइए तो x हो जाएगा, और ये आप इधर लेके आएंगे तो 20 में से 10 जाएगा माइनस, तो 10 बचेगा। ये अशोक की आयु आ गई, क्योंकि हमने अशोक की आयु को x माना था, लेकिन ये 5 वर्ष पहले की आयु है। वो पूछ रहा है क्वेश्चन में आज अशोक की आयु क्या होगी। इसी में आप 5 ऐड कर दीजिए, 15 वर्ष। कन्फ्यूज हो क्या आप इसको मत ऑप्शन कर दीजिएगा जल्दी जल्दी में एग्जाम में, ठीक है? ध्यान दे लीजिएगा कि आपसे पूछा क्या है, 5 वर्ष पहले की पूछा है कि वर्तमान का पूछा है, ठीक है? तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कोई भी कन्फ्यूजन आप एक बार फिर से देख लेना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर यम पी का पुत्र है, क्यू पौत्री है, ओ की जो पी का पति है, एम का ओ से क्या संबंध है। बिल्कुल आप इसको सिस्टमेटिकली करेंगे, हम लोग सीक्वेंस में इसको लिखते जाइए। यम जो है पी का पुत्र है, पी का पुत्र है यम। क्यू पौत्री है ओ की, क्यू जो है ओ की पौत्री या पोती कह लीजिए, सीधे सीधे बेटी की लड़की, जो पी का पति है। फिर यहाँ पर आगे लिखा है जो पी का पति है, मीन्स पी का पति हो गया ओ। यम का ओ से क्या संबंध होगा? यम का जो है ओ से संबंध पूछ रहा है आपसे। यम का ओ से क्या संबंध होगा? यम का ओ से यानी ओ का क्या लगेगा? यम। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों हो गए पति पत्नी। अब इनका ये पुत्र यम है तो इनका भी पुत्र यम हो जाएगा। तो यम का ओ से क्या संबंध है, यानी ओ का यम क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है तथा वेंकट दाएं से 12वां है। यदि वे अपना स्थान बदल लें, ठीक है, यानी वेंकट अब यहाँ पर आ गया और श्रीनाथ अब यहाँ पर आ गया, तो श्रीनाथ जो है बाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। मतलब जो श्रीनाथ पहले 7वें पर था, चूँकि अब ये आ गया यहाँ पर श्रीनाथ आ गया, यानी दाहिने से जो है श्रीनाथ अब 12वें पे हो गया, और उस स्थिति में इसका जो है बाएं से स्थान जो है कितना हो गया? 22वां हो गया। और हमें यही चाहिए होता है। पूछा है पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे, बस हो गया, आपका आंसर आ गया। ये 22वां हो गया इसका बाएं से, और दाएं से इसका हो गया 12वां। दोनों जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 2 2 4, 2 1 3, इसमें से 1 माइनस कर लीजिए, 33। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे? 33 होंगे। आई होप आप सभी को समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्लियर करके। नेक्स्ट से ध्यान रखूँगा थोड़ा सा और क्लियर यहाँ पर स्कैन हो। निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इम्पैशनेबल, आप ध्यान से देखिए, इसमें पहले वाले को चेक करते हैं तो IMPASS है, उसके बाद फिर से एक ए आया, ए भी है, इसमें BLE भी है। पूछा नहीं बनाया जा सकता है। सेकंड वाला चेक करते हैं, IMPOSS
आई दो बार है, ठीक है, BL ये भी आपका बन सकता है। तीसरा चेक करिए, इम्पैसिव IMPASSIVE, इसमें भी कहीं पर भी नहीं है, ये वाला नहीं बना सकते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यहाँ से हम लोग जनरल अवेयरनेस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जनरल अवेयरनेस से, सर्वप्रथम आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करें, अगर आपको आंसर पता है आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करें, और एट द एंड ऑफ वीडियो आप लोग बताया करिए कितने क्वेश्चन आपने सही किए। और एक रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी से और है कि एग्जाम डेट वगैरह को लेकर के आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से अपनी, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, आपको ये लाइव सेशन डेली मिलेगा इसी तरह से, तो आप जितना हो सके अदर फ्रेंड्स में आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक करके सभी जितने भी आप लोग देख रहे हैं आप सभी लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत लोगों का लोकप्रिय गीत बना? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, और 1911 में जो है विभाजन रद्द हो गया था। जॉर्ज पंचम जब आए थे दिल्ली में, जब विभाजन हुआ था 1905 में, तो उसके बाद क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, और उस स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम जो गीत है ये लोगों का लोकप्रिय गीत बना था, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी बना था? तो आप सभी ने 13वीं शताब्दी में, या कह सकते हैं 13वीं के उत्तरार्ध में, 14वीं शताब्दी में 1327 के आसपास या 28 के आसपास मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको एमईटी भी कहते हैं, जिसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था मोरक्को से, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ बड़े बड़े कार्य किए थे और इसी वजह से उसको जो है पागल भी कहा गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कार्य और भी किया था कि राजधानी दिल्ली को दौलताबाद यानी देवगिरी किया था स्थानांतरित। ये महाराष्ट्र में एक जगह है देवगिरी, डेक्कन क्षेत्र पर प्रभाव जमाने के लिए या फिर वहाँ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो दौलताबाद इसी का नाम उसने परिवर्तित किया था। तो यहाँ पर अगर आपको दौलताबाद ऑप्शन में देखे या फिर देवगिरी, दोनों ही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, जो भी आपको ऑप्शन एक ही कोई दिया होगा तो फर्स्ट वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का, हालांकि राजधानी लाहौर थी उस समय, इल्तुतमिश जब आया उसके बाद दूसरा वाला गुलामों का गुलाम उसे कहा जाता है, तब जो है दिल्ली राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक से होती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में। अजमेर आपका है राजस्थान में। इस तरह से यहाँ पे थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यो संग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पूर्वी भारत या फिर 7 सिस्टर्स में एक राज्य और जुड़ा है सिक्किम, कुल 8 जो है राज्य हो चुके हैं, तो उसी में एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर राज्य में योसंग त्यौहार मनाया जाता है। कश्मीर की पूर्वी सीमा, आप देखिए कश्मीर जो राज्य है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बन गया है, तो पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगी, ठीक है। तो फिलहाल में अब ये प्रश्न जो है यहाँ पर गलत है। जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल आपका हो गया, ये आपका सिक्किम हो गया, ठीक है। सिक्किम से एक नदी आती है तीस्ता नदी और बांग्लादेश में चली जाती है। ये जो तीस्ता नदी है ये इसी के किनारे एक शहर है जलपाईगुड़ी, और ये जो शहर है जलपाईगुड़ी ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये सिक्किम हो गया, ठीक है। इसी सिक्किम राज्य में जो है कंचनजंगा जो चोटी है एक स्थित है। तो जलपाईगुड़ी जो है तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। तीस्ता जल विवाद बांग्लादेश के साथ भारत का रहा है, आप सभी जानते होंगे। तो ये जो है सिक्किम से होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है तीस्ता नदी। अगला देखिए, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, इधर जो है सिंधु की ये जो नदियाँ हैं, इधर जो गंगा का जो ये सब प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर आपका है अरावली पर्वत, राजस्थान गुजरात होते हुए दिल्ली तक चला गया है। तो अरावली जो श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली जो रिज है या श्रेणी है ये जो है जल विभाजक की भांति कार्य करता है सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच में। इसी तरह से देखिए एक आपका है जो बिंद है, जो इसको बोलते हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य जो है विभाजक का कार्य करता है।
सतपुड़ा श्रेणी है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह में। गलत हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट रुकिए। हाँ, बैरन आइलैंड ये आपका अंडमान में ही स्थित है, ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो भारत का जो है 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, दोनों ही ज्वालामुखी जो है आपके अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसमें भी जो बैरन आपका है ये दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। वर्तमान में भारत विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है? वर्तमान का मुझे पता नहीं है, इसे करंट अफेयर्स में हम लोग देख लेंगे बाद में। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? देखिए, जो भारत आपका ऐसे हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो मानसून यहाँ पे आता है भारत में, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। फिर यही मानसून आपका जब परावर्तन करता है, लौटता है, उत्तर पूर्वी मानसून बन जाता है। तो इसके आने से जो है पूरे भारत में वर्षा होती है। सबसे पहले आपका ये केरल के तट पे टकराता है, ठीक है। वापस आने के टाइम पे जो ये मालाबार तट आपका है, तमिलनाडु राज्य का जो ये हिस्सा है, समुद्री किनारा है, यहाँ पर ये पर्याप्त वर्षा करता है। सॉरी, मालाबार नहीं, कोरोमंडल। मालाबार जो है केरल के तट को बोलते हैं। कोरोमंडल तट पे यहाँ पर ये पर्याप्त वर्षा करता है उत्तर पूर्वी मानसून से। इसीलिए जो है, और साथ में ये रायलसीमा भी है, इसीलिए जो है पूछा जाता है एक प्रश्न कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में लगभग जो है 70% वर्षा होती है। इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ से हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखेंगे। यस किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे यस का 1 दिन का कार्य निकाल लीजिए। 1 दिन का कार्य मतलब 1/80 कर देंगे सीधे सीधे आप। टी 60 दिन में उसी कार्य को अकेले कर सकता है, तो टी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/60 हो जाएगा। यू की सहायता से, यानी तीनों मिल करके, यस, टी और यू, उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब तीनों जो है मिल करके 20 दिन में पूरा कर लेते हैं कार्य को, यानी तीनों का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/20, एस प्लस टी प्लस यू। और ये जो आपका है एस प्लस टी का है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? तो ये जो है तीनों का 1 दिन का कार्य हो गया, ये एस और टी का 1 दिन का कार्य होगा। इसको आप जोड़ दीजिए एक साथ, इसको आप इसमें से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो यू का 1 दिन का कार्य आ जाएगा। फिर उसी को आप इन्वर्ट कर लेंगे तो यू का दिन निकल करके आ जाएगा कि यू कितने दिन में अकेले उस कार्य को संपन्न कर सकता है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/20 हो गया, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 240 एलसीएम, तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4। तो 1/20 हो गया माइनस यहाँ पे 7/240। फिर एलसीएम ले लीजिए, 240 यहाँ पे एलसीएम होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 7, 5/240। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1/5 चौक 20, 1/48 आ गया। ये तीनों का था मिला करके, ये केवल यस प्लस टी का था, तो हमने इस तीनों में से यस प्लस टी के माइनस कर दिया, तो यहाँ पे केवल यू का निकल जाएगा 1 दिन का कार्य। और कितने दिन में अकेला यू उस कार्य को समाप्त कर सकता है? तो 48 दिन में। इसी को आप इन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है, तो इसे आप सीधे सीधे 5a या 5x 2x या 5a 2a ले लीजिए। हमेशा आप ये फैक्टर सेम लीजिएगा ताकि फिर वापस से हमें रेशियो वही मिल जाए, ठीक है। 5a 2a। यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप 140 मीटर है, यानी चारों साइड्स का योग कर देंगे आप, ये 5a हो गया, ये भी 5a हो जाएगा, ये 2a तो परिमाप कितना यहाँ पे हो जाएगा? चारों जोड़ देंगे, 5 5 10 और 4 14a हो गया। और ये आपको दिया हुआ है 140 मीटर, तो यहाँ पे a कितना आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा। आपसे पूछा है उसकी चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई मतलब 2a हो गया, तो यानी 2 गुणे a करेंगे, मतलब 2a का मान हो गया 10 और ये आपको मिल जाएगा 10 दूनी 20। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से 2 गुना है। मान लीजिए आप यहाँ पर लागत मूल्य इसका 100 हो गया, कास्ट प्राइस CP हो गया आपका, ये आपका अंकित मूल्य है
जो कि दोगुना है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत क्या होगी? 40% लाभ मिल रहा है, यानी विक्रय मूल्य, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है और डिसाइड कैसे होता है? विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत ज़्यादा है? 40% लाभ है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है? फिर से देख लीजिए, ये आपका CP लागत मूल्य क्रय मूल्य 100 हो गया, तो हम 40% लाभ पे बेचते हैं ना, तो हमारा 140 हो जाएगा सीधे सीधे यहाँ पर विक्रय मूल्य। और ये जो है उस पर अंकित मूल्य है, जो कि क्रय मूल्य का दोगुना है, तो 200 हो जाएगा। तो अब इस पर हम छूट देंगे, मतलब हमारे प्रोडक्ट पे 200 रुपये लिखा है, मान लीजिए सब अज्यूम दैट हम उसको बेचेंगे 140 पे, तो कितना आप छूट दे रहे हैं? तो पहले आप डिफरेंस देख लीजिए, कितने का डिफरेंस है? 60 का डिफरेंस है। और छूट हमेशा आप अंकित मूल्य पे देते हैं, मार्क्ड प्राइस पे। याद रखिएगा इसको, इस चीज़ को आप लोग, छूट हमेशा, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं, और जितने मूल्य पे बेचते हैं वो आपका विक्रय मूल्य हो जाता है। तो हम छूट देते हैं अंकित मूल्य पे, तो यहाँ पे नीचे अंकित मूल्य हो जाएगा। हमें निकालना है प्रतिशत, कितना प्रतिशत छूट दिया हमने, तो 100 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 30%। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी आपको डाउट लगे आप लोग कमेंट में जा करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर फास्ट चल रहा हूँ ताकि आपको कम टाइम में आप यहाँ पर एनालाइज कर सके। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके ना क्वेश्चन खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद जो फिर आप देखिए आपका आंसर सही निकला कि नहीं, कमेंट करके के भी आप लोग आंसर बता सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग ज़रूर बताना, बिल्कुल भी भूलना मत आप लोग, कितने आपने क्वेश्चन सही किए, आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। इसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस सेट्स मैं बना रहा हूँ, आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल मैं आपको यही प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे करने को मिलेंगे अभी। डेली आप लोग इसी तरह से ज्वाइन किया करिए, और साथ में दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप शेयर कर दिया करिए। फिर देखिए यहाँ पर 20%, 30% के दो क्रमागत छूट है, इनका बताना है निबल नेट छूट प्रतिशत में। तो जब छूट की बात आए ना, सीधे सीधे आप क्या करेंगे, पहले उन दोनों को ऐड कर दीजिए इस तरह से, फिर यहाँ पर -n लगा दीजिए और उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर यहाँ पर 100 से डिवाइड कर दीजिए। ये 50 हो गया, ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 600, 100 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 50 में से 6 करेंगे माइनस, तो 44% आएगा। देखिए कभी भी अगर आपको वृद्धि वाली बात की जाए ना, वृद्धि के केस में क्या होता है, वहाँ पे हमेशा ऐड करते हैं, यानी ये साइन भी वहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर जब ऐसा बोला जाए कमी हो रही है, तो कमी के लिए हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 20 और 30% के तो क्रमागत अगर कमी वाले होते तो हम ऐसे लिखते -20, फिर -30, फिर यहाँ पर +-20 गुणे -30/100। अगर ये होता है कि 20 और 30% दो क्रमागत वृद्धियाँ हैं, तो ये पॉजिटिव साइन, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, बस इतना करना होता है। लेकिन जब छूट निकालते हैं ना, वहाँ पे आपको इस तरह से करना होगा, पहले आप दोनों को ऐड कर लीजिए, उसके बाद जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना होता है, यहाँ पे माइनस साइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि P का 4/3, P का 4/3 का मतलब हो गया P गुणे 4/3 बराबर Q का 2/3, मतलब Q गुणे 2/3 कर दीजिए। आपको निकालना है P रेशियो Q, मतलब P/Q। P/Q का मतलब P रेशियो Q ही होता है, P अनुपात Q। तो हम क्या करेंगे, P के बटे यहाँ पर Q ले लीजिए, इसको आप इधर लेके आ जाइए, बाकी आप ये जो है उसको आप उस साइड राइट साइड में लेके जाइए, तो 2/3, ये 3 यहाँ पर डिवाइड में, 3 यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 4 मल्टीप्लाइड P के साथ में इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 3 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया यहाँ पर फाइनली 1/2 आ गया, सॉरी 1/2 आ गया। मतलब कितना रेशियो मिल गया आपको, P रेशियो Q 1:2। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यदि 5/4 P = 2/3 इंटू Q = 3/4 इंटू R हो, तो P रेशियो Q रेशियो R का मान बताइए। इसको आप ऐसे करना, P/Q/R/, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होंगे ना, ये डायरेक्टली आपका रेशियो हो जाएगा, P रेशियो Q रेशियो R। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, आप इसको आप अगर लिखोगे P के नीचे तो कैसे लिखोगे आप, 4/5 करना पड़ेगा, तभी तो ऊपर जाके ये 5/4 हो जाएगा। लिख लेते हैं यहाँ पर P/5/4 हो गया, Q/3/2 हो जाएगा, R/4/3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे केस क्या है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम यही रेशियो तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो, ठीक है।
तो P रेशियो Q रेशियो R कितना हो जाएगा, 5/4 रेशियो 3/2 रेशियो 4/3। यहाँ तक सभी को क्लियर है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं, पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हर का, डिनोमिनेटर का। 4 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कुछ गलत हो रहा है क्या, हाँ गलत हो गया ना, ये 5/4 था तो यहाँ पे 4/5 होना चाहिए था ना, 4/5। और ये 2/3 तो यहाँ पे 3/2 हो गया, और 3/4 तो यहाँ पे 4/3, अभी सही है ना। तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 30, यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा 30। एलसीएम लेने से क्या फ़ायदा होगा, एलसीएम तीनों के लिए कॉमन हो जाएगा। पहले देख लीजिए यहाँ पर, तो 5 छक्का 30 और 6 छः को 24 हो गया। फिर रेशियो ये 4 है, 2 15 30 और 15 यहाँ 45 हो गया। फिर रेशियो 3 10 में 30 और यहाँ पे 40 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्टली रेशियो यहाँ पे हो जाएगा, P रेशियो Q रेशियो R रेशियो इज इक्वल टू 24 रेशियो 45 रेशियो 40। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलसीएम को आप छोड़ दीजिए ना, जो 30 होगा ना, एलसीएम का मतलब हो गया कि तीनों के लिए वो कॉमन हो गया, तीनों के लिए हर का मान, या तीनों के लिए जो भिन्न, आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि जैसे 24/30 हो, 45/30 हो, 40/30 हो, तो हम डायरेक्टली उसका रेशियो ऊपर लिख लेंगे, 24 45 और 40, नीचे 30 हो जाएगा एलसीएम के रूप में। यहाँ पे बराबर नहीं था, यहाँ पे हमने बराबर कर लिया एलसीएम। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, इसको आप हटा सकते हो, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा डायरेक्टली।